हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड किया था ना। आपने वीडियो देख ली होगी वो। उसमें हमने हिस्ट्री के जो बुक्स की बात की थी, रिसोर्सेज की बात की थी, है ना। तो आज हम उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखेंगे, है ना। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की भी एक कहानी होती है ना। तो आज हम उसे देखेंगे कि हिस्ट्री की क्या ही स्टोरी है, वो कैसे मतलब एग्जिस्टेंस में आई, मतलब उसे उसी भी तो किसने लिखा होगा ना। हिस्ट्री जब हम जो हमारे पास रिटन फॉर्म में पढ़ी जहाँ हमारे मतलब बड़े जो हमें सुनाते हैं ना, पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो वो अवेलेबिलिटी कहाँ से आई, उसकी भी एक स्टोरी है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, मतलब हिस्ट्री जो लिखी जा रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, हमें सुनाई जा रही है, वो किसके ब्याह पे लिखी जा रही है, किसके ब्याह पे सुनाई जा रही है। ठीक है। सबसे पहले हम सोर्सेज की बात कर लेना। तो उसमें आ जाते हैं हमारे दो तरह के सोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री के एक तो आ जाता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा आ गया हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है। देखो, लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकते हैं कि वो एक्चुअल में किसी ने मतलब लिखे, तो अदर देन उसके बाद उस पर किसी दूसरे ने वर्क किया, है ना। तो वो लिखा किसी और पर्सपेक्टिव से गया, तो फाइनल जो हमें मिला वो किसी और पर्सपेक्टिव से मिला। तो एज इट इज़ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी ऐसी हैं, जैसे हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स अवेलेबल है ना। मतलब वो स्टार्ट तो किसी ने की, ख़त्म किसी ने हुई, बट हाँ वो एक एज एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमारे पास वो एक ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास वो चीज़ सेफ पड़ी है ना। हमारे पास वो सामने चीज़ पड़ी है कि हम कह दें कि भी जो भी हमारे हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स थे ना, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो इसके हम अगर डिफ़ाइन करें, हिस्ट्री क्या चीज़ है। हिस्ट्री है हमारा पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स जो हैं वो हमारी सारी हिस्ट्री है ना। जो भी पास्ट इवेंट्स है किसी रिकॉर्डेड फॉर्म में, इन रिकॉर्डेड फॉर्म, वो कोई भी हो सकते हैं, है ना। वो रिकॉर्डेड फॉर्म क्या हो सकती है, कोई स्पेशल ओकेजन हो सकता है, कोई भी ओकेजन हो सकता है ना। जैसे किसी स्पेशल ओकेजन में किसी किंग का नेम समझ लो, किसी भी कोई रूलर आया, है ना, एट्सेट्रा, कुछ भी समझ लो। स्पेशल ओकेजन कुछ भी हो सकता है। जैसे एक टाइम में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, है ना, जिसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था ना। अदर देन ऐसी कितनी फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। तो वो हिस्ट्री जो हमारा एक पास्ट इवेंट है, वो किसी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है ना। देखो, जो भी हमारे ऑथर्स हैं ना, जो भी जब उन्होंने हिस्ट्री का लेखन शुरू किया, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था, नॉट एनी आइडिया अबाउट व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू नॉट राइट।
जो हमारे ऑथर्स थे ना, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि हिस्ट्री में लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना। क्योंकि वो कौन सा ऐसे सोच के लिख रहे थे कि भाई हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, है ना। वो तो लिख रहे थे कि जैसे किसी भी ऑथर ने, कोई किंग है ना, उसका कोई ऑथर है, मतलब उसका कोई कोटिज़ है ना। तो उसने सोचा कि हम किसी भी अपने रूलर की बायोग्राफी लिख रहे हैं, बायोग्राफी लिख रहे हैं या ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, मतलब वो लिखवा रहा है खुद से, है ना। तो उन्होंने क्या किया, देखो कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कर लो, कोई भी बायोग्राफी लिखवा रहा है किसी से भी, कोई भी रूलर, तो वो क्या करेगा, वो गुणगान ही करेगा ना, राजा का गुणगान ही किया जाएगा ना उसमें। ऐसे तो है नहीं कि वो राजा बोल रहा है कि भाई आप मेरे लिए लिखो कुछ, है ना, कि जिससे आने जो हमारे सक्सेसर्स हैं उन्हें, है ना, जो भी मेरे बारे पता चले, उसके लिए कुछ लिखो। तो वो अच्छी अच्छी बातें, गुड गुड थिंग्स ही लिखेंगे ना। तो ऐसे तो है नहीं कि वो कहेगा कि भाई नहीं, आपका मैं मतलब फुल लाइफ का क्रिटिसाइज़ कर दूंगा, है ना। एक एक आपकी जो है मतलब हैबिट्स हैं कह लो, या उसकी क्वालिटीज़ गुड बैड सारी खोल के रख दूंगा, है ना। पर्दा पे पर्दा सारा कुछ उखाड़ दूंगा, आपके सामने रख दूंगा कि सभी जनता को पता चले आपकी, है ना, आपके जो आने वाले जो आपके रूलर्स होंगे ना, आपकी जो इस क्राउन को संभालेंगे, थ्रोन को संभालेंगे, तो उसका जो भी होगा तो मैं सारा कुछ खोल के रख दूँ, एक एक चीज़, है ना। तो वो जो थी ना, हमारे पास बायोग्राफीज अवेलेबल हैं जो भी, वो मोस्टली राजा का गुणगान ही किया जाता था। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि वो जो लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक्चुअल वे मतलब अवेलेबल है, जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है हिस्ट्री का, तो क्या वो एक्चुअल में सही फॉर्म में अवेलेबल है ना। तो अगर ये चीज़ हमने क्रॉस चेक करनी है ना, तो इसका हमने देखना है कि हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है वो कौन सा है, हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है ना वो कौन सा है, वो कौन सी फॉर्म में है। हमें अगर देखेंगे ना, हमें देखना है चेंज पर्सपेक्टिव, मतलब समझ लो, जहाँ कह लो कि पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज। जो चीज़ चेंज हुई है हिस्ट्री में, जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, है ना, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ क्या, जैसे कोई रिफॉर्म्स लेके आ रहा है कोई, है ना, रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, और बायोग्राफी में लिखा हुआ है, मान लो कि वो जो भी रूलर था, किंग था, वो बड़ा अच्छा था ना, जो उसका एक मजदूर किसान वर्ग था, है ना, उनके लिए वो एक भगवान था। तो पता लग रहा है कि वो जो रिफॉर्म्स लेके आ रहा है ना, एग्री रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, या रिफॉर्म्स ना भी समझ लो कि एग्री लॉ लेके आ रहा है, एग्री लॉ लेके आ रहा है। तो उसमें वो 50% उनकी जो प्रोड्यूस है वो अपने मतलब ट्रेजरी में ले रहा है ना। तो वो चीज़ हम कह देंगे कि वो जो एक्चुअल में उसका गुणगान किया गया है, वो मतलब जनता के फेवर में था, है ना। तो यही बात है कि जो भी हम हिस्ट्री देखते हैं, तो उसका चेंज, एक पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ है ना, उसका पर्सपेक्टिव कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो चीज़ हमने फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉमन मैन की सिचुएशन क्या चल रही है, कोई भी रूलर है, उसके एरा में, उसके मतलब रूलिंग कंडीशंस के अंडर किसी भी कॉमन मैन की सिचुएशंस कैसी हैं, उसकी सोशली मतलब स्थिति क्या है, इकोनॉमिकली वो इसकी सिचुएशन कैसी है ना। अगर वो हम कह दें कि बायोग्राफी में लिखा है कि इस मतलब रूलर के टाइम पे इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट कॉमन मैन की सिचुएशंस बद से बदतर है ना। तो हम ये चीज़ जो है ना क्रॉस चेक करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो जो बिटवीन द लाइंस हमें सिचुएशंस आती हैं ना
मतलब यूपीएससी की डिमांड भी यही होती, डिमांड नहीं मतलब उसके मतलब क्वेश्चन रखने का स्टाइल ही, मतलब क्वेश्चन पुट अप करने का स्टाइल ही ये है कि बिटवीन द लाइंस जो चीज़ छूट रही है उससे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स बन रहे हैं, है ना, वो उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है। तो जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ पे मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं वो क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है ना, वो जो हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है ना, कि चेंज चेंज का जो पर्सपेक्टिव है उसको हमने अगर पकड़ लिया तो हम हिस्ट्री के बिटवीन द लाइंस जो क्वेश्चन है वो हम फॉलो कर लेंगे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि चेंजेस की बात कर रहे हैं, है ना, चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा भी समथिंग होना चाहिए ना, कि अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमने रीड कर ली कि इसमें हिस्ट्री में ये चेंज हुए, ये चेंज हुए, ये चेंज हुए, ये चेंज हुए, है ना, तो चेंजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, बट क्या वो जितने भी चेंजेस थे वो एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में थे, है ना, जो भी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है उससे वो मतलब फॉलो कर रहे थे, मतलब कह सकते हो कि वो एक क्रोनोलॉजी में चल रहे थे वो जो भी चेंजेस है ना। अगर आपने मान लो पहले पढ़ लिया मुग़ल सल्तनत का पढ़ लिया, है ना, उसके बाद आप रिफॉर्म्स पढ़ रहे हो, अकबर के टाइम के रिफॉर्म्स पढ़ रहे हो, है ना, तो वो एक क्रोनोलॉजी में आ गए। अगर आपने मेंशन कर दिया कि पहले अगर आपने पढ़ लिया अकबर के टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई थी, है ना, जो भी किसान वर्ग के लोग थे ना, तो उससे पहले का जो मुग़ल सल्तनत पे था वो उसका इस कंडीशंस में जा रहा था, तो वो चीज़ आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो एक जो क्रोनोलॉजी है ना वो हिस्ट्री में फॉलो करनी ही करनी है। तो अगर हम हिस्ट्री की स्टोरी की बात करें ना, तो ये क्रोनोलॉजिकली जो भी मतलब हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है वो लिखी कब से जाने लगी। ठीक है, जैसे हमें अब कैसे पता लगेगा कि भाई जो भी पहले कौन सा एरा आया, उसके बाद कौन सा आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, उसके बाद वैदिक पीरियड आ गया। जैसे अगर समझ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही है, तो उसमें तो एडवांसमेंट ही बहुत थी, है ना। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिक्स के साइज़ की बात करी जा रही है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की थी, है ना। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, है ना। ड्रेनेज सिस्टम जो था ना उनकी सिटीज़ का ना, जो भी है ना, कह लो कि उनके मतलब अंडरग्राउंड सिस्टम उन्होंने बना बना रखा था ना। एक वो हॉली बाथ ली जाती थी, है ना, उधर। तो एक मतलब जैसे कह लो कि एक पॉन्ड सा था ना उधर। तो वो चीज़ अगर हम देखते हैं कि इतना एडवांसमेंट था ना, तो हमें ये भी पता देखने में को मतलब पढ़ने को मिलता है हिस्ट्री में कि उन्होंने एक पिलर्स वगैरह भी यूज़ किए थे अपनी, जो भी उनकी निर्माण साजी थी ना, उनके बिल्डिंग्स वगैरह की जो बिल्डअप कर रहे थे ना अपने, क्या कहते हो कि उन्होंने जैसे स्टोरेज के लिए एक कॉमन वो वेयर हाउस टाइप बना रखा था बड़ा सा। तो उधर उन्होंने निर्माण साजी में उसमें वो यूज़ किए थे, पिलर्स वगैरह यूज़ किए थे। तो इसी के बाद हम जब वैदिक पीरियड में चलते हैं वो सारा कुछ ही ख़त्म हो रहा है ना। तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगी कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही है उसके बाद वैदिक पीरियड हो रहा है। सोचने को तो ये लग रहा है कि वैदिक पीरियड पहले हुआ होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में हुई होगी। तो यही चीज़ है कि क्रोनोलॉजिकली जो हम हिस्ट्री की फॉर्म रीड करनी है ना, देखनी है, वो हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं ना, कि इस क्रोनोलॉजिकली को जो भी है इसे मतलब हमारे पास इंट्रोड्यूस किसने किया। ठीक है। तो जो भी ये क्रोनोलॉजी थी ना हमारी, ये हमें इंस्पिरेशन मिली, हमें इंस्पायर्ड बाय ग्रीक्स। जो भी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है ना, ये हमें ग्रीक्स से इंस्पायर्ड होके मतलब इंस्पिरेशन हमें उनसे मिली है। ठीक है। एक ग्रीक हिस्टोरियन था हेरोडोटस। कहा जाता है कि इस बंदे ने सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना हिस्ट्री का,
क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इस बंदे ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ग्रीक था जी। तो इसने मतलब सबसे पहले वो हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकली जो एस्पेक्ट था वो स्टार्ट किया था, ठीक है। एक क्रोनोलॉजिकली अगर हम एस्पेक्ट की बात करते हैं ना, क्रोनोलॉजी में होता क्या है, एक होता है टाइम, एक होती है डेट, है ना। टाइम एंड डेट की हम अगर बात करें, या कुछ इसमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। टाइम हो सकता है, डेट हो सकती है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हिस्ट्री की बुक पकड़ो ना, कोई भी बुक स्टार्ट करो तो उसमें एक फर्स्ट चैप्टर तो ज्योग्राफी का डाला होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, है ना, तो हमें पहले किसी भी रीजन की, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री जानने के लिए ना, उसकी पहले जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे इंडिया की देखो, इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए जोग्राफिकल कंडीशंस में, हमारे पास माउंटेन्स हैं इंडिया में, माउंटेन्स है ना। हमारे पास रिवर्स है, हमारे पास प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, इसमें कोल्ड और हॉट दोनों आ गया ना। कोस्टल लाइंस, कोस्टल लाइन के बाद आइलैंड्स आ जाते हैं हमारे पास, है ना। तो मल्टीपल डायमेंशंस हमें अगर देखने को मिलती है ना, प्लेट्यू वगैरह भी होते हैं। तो हम अगर देखें ना, इसकी अगर बात करें कि जहाँ पे हमारे पास आ गए ईस्टर्न घाट्स आ गए ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ गए, ये रीजन जो आ गया हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ गया, है ना। तो इधर हमारे पास एक मैसिव जो हमारे पास रेंज है ना, हिमालयाज़ की रेंज आ गई, है ना। इस पोर्शन में हमारे पास आ गया कोल्ड डेजर्ट आ गया, हॉट डेजर्ट आ गया ना। तो इस पोर्शन में अगर हम बात करें कि माउंटेन्स की बात करें ना, माउंटेन्स के वजह से हमें यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ पे कितनी यहाँ लड़ाइयाँ वगैरह हुई है ना। अगर हम खैबर पास की बात करें, खैबर यहाँ पे है, मतलब इंडिया के समझ लो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में वो है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वो है, क्या कहते हैं, खैबर पास, है ना। और जहाँ से अब एक और हमारे पास यहाँ पे है, जहाँ पे बलूचिस्तान के पास, है ना, बुलन पास जो है, इस रीजन में ही है वो, बलूचिस्तान के पास, गुजरात में ही, मतलब कह लो कि है उधर, है ना। मतलब प्रेजेंटली वो अभी पाकिस्तान का एरिया है कंसिडरेबल, वो उसमें वो वहाँ से भी मतलब हमारे इन्वेडर्स आए हैं ना, इन्वेजन करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि माउंटेन्स की वजह से हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, तो अदर देन क्या है हमारे यहाँ पे, है ना, माउंटेन्स की वजह से हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। तो माउंटेन्स की बाद अगर हम बात करें रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स की वजह से हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो रिवर्स के बाद प्लेन्स में जैसे समझ लो कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पाटलिपुत्र, है ना, पहले कैपिटल थी उसकी मगध, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र आ गई, है ना। फिर उसके बाद कनौज की कैपिटल, कनौज भी एज ए कैपिटल चला, फिर दिल्ली का एरिया एज ए कैपिटल रहा, है ना। तो वो एज ए मतलब प्लेन्स में कह लो कि वो चीज़ हमें डिफ़ाइन की गई है। रिवर्स का मैं बाद में बताता हूँ, है ना। देन अगर हम उसके बाद की बात करते हैं फॉरेस्ट, है ना, बहुत जैसे बिरसा मुंडा,
का वो प्रोटेस्ट हुआ था ना, वो एक्चुअल में ट्राइबल एरिया ही था, वो फॉरेस्ट के लोग थे, वो हो जाता है ना। तो प्लेट्यू का तो अगर बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू तो है ही वो सारा। डेक्कन में तो डेक्कन का तो अलग ही मतलब साउथ का जो इन्वेजन्स है उसकी एक देखो, इसकी एक पॉसिबिलिटी रही है कि जितने भी इन्वेडर्स नॉर्थ से आ रहे हैं, नॉर्थ से इन्वेडर्स आ रहे हैं, इन्वेजन्स आ रहे हैं ना, इन्वेड कर रहे हैं इंडिया को, वो साउथ की तरफ तो जा रहे हैं, बट साउथ का कोई भी इन्वेडर नॉर्थ को इन्वेड नहीं कर पा रहा है ना। नॉर्थ इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो इन्वेजन हो रहे हैं ना, इन्वेडर्स आ रहे हैं, रूलर्स आ रहे हैं, किंग्स आ रहे हैं, वो इस वाले एरिया को कवर अप नहीं कर पा रहे है ना। असम हो गया है ना, असम के एरिया को वो मतलब समझ लो कि वो नहीं इन्वेड कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी थी कि उनके वहाँ पे जो भी सैनिक थे वो वहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाए। तो अब रिवर्स हो गया कोस्टल लाइन। रिवर्स का मैं अभी बता देता हूँ। रिवर्स की वजह से देखो साउथ में जो हमारे पास वो विजयनगर एम्पायर था ना, उनकी वो एक था ना, रिवर की वजह से एक लड़ाई हो रही थी है ना। और यहाँ तो आप समझ लो रिवर्स की वजह से जो भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं पोर्चुगीज़ आए थे है ना, वो किधर से आए थे? कोस्टल लाइन से आए थे है ना। अगर कोस्ट लाइन की बात करें, डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट में जो वो क्या कहते हैं, गजनी आया था, वो उसने डेजर्ट रूट ही फॉलो किया था, गुजरात साइड से आया था, सोमनाथ के मंदिर के जो उसने इन्वेजन किया था ना, उसके उधर मतलब जो भी उसका उधर के था मंदिर में जितना भी था लूट पाट के वो ले गया था अपने साथ है ना। तो वो डेजर्ट का था। तो अदर देन हम अगर बात करते हैं आइलैंड्स की है ना, आइलैंड्स की तो अलग ही हिस्ट्री चल रही है ना। हम देखेंगे वो मॉडर्न एरा में जो आइलैंड्स के मतलब पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा प्रेजेंटली, उधर एक जेल बनाई गई थी, उसका हम फर्दर देखेंगे है ना। तो रिवर्स की अगर हम और बात करते हैं, रिवर्स का मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा। जैसे स्टोन एज की बात उसके बाद की बात करते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, तो जितनी सेटलमेंट्स थी वो जो पंजाब के एरिए की 5 रिवर्स निकल रही हैं है ना, वो इंडस रिवर में जाके आगे हो रही है ना, मर्ज हो रही है, कंबाइल हो रही है, उसी में मतलब समझ लो कि उसकी उसी में मिल रही है ना जाके। तो वो जितनी सेटलमेंट्स थी वो सारी सेटलमेंट्स रिवर्स के अराउंड ही चल रही थी है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे फिज़िकल एट्रीब्यूट्स है जो हमारी कंट्री के उसका। तो कोस्टल लाइन में अगर हम बात करें, पोर्चुगीज़ आ रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहे हैं? गोवा से आ रहे हैं ना, गोवा यहाँ कह लो महाराष्ट्र सारा रीजन ये वाला है ना। एंड अदर देन कोची एक नेचुरल हार्बर था उस टाइम है ना। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, वो गुजरात की ओर से आ रहे हैं, बंगाल की ओर से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं इधर से? क्योंकि ये एक नेचुरल हार्बर था। तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हम इस वाले एरिया को कैप्चर कर लें है ना, मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया है उससे हम अगर कैप्चर कर लें तो इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे पास दोनों पे कंट्रोल आ जाएगा है ना। तो ये क्या चीज़ थी कि उन्होंने एक जगह कैप्चर करने को, मतलब यही क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे पोर्ट थे जहाँ से मतलब इंटरनल ट्रेड्स हो रही थी है ना, एक्सटर्नल ट्रेड्स हो रही थी है ना। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रही थी इसी के मतलब अराउंड हो रही थी। तो उनका मेन पर्सपेक्टिव क्या था है ना, गुड रेवेन्यू था, रेवेन्यू ही तो था ना। वो रेवेन्यू लेने आए थे यहाँ पे। जो भी इंडिया को एक गोल्डन स्पैरो जैसे कुछ सोर्सेज में ऐसे मतलब मिलता है कि इंडिया को गोल्डन स्पैरो के ना, सोने की चिड़िया की वजह से जाना जाता था। तो वो आए क्या थे, वो उसी को तो एक्वायर करने आए थे कि भाई ये सिस्टम जो भी इनका चल रहा है वो हम अपने साथ अपना सारा जो भी है समेट के इधर से ले जाएं है ना। तो इधर से आने से ही उन्होंने सारी कंट्री को कैप्चर कर लिया।
तो यही है कि जो भी हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी है ना, अगर हमने कोई भी हिस्ट्री को पढ़ना है तो हमें पहले उसकी ज्योग्राफी को ज़रूर समझना होगा। तो अब आगे हमारा जो पहले ही क्वेश्चन था कि जो भी हमने कहा कि जो हिस्ट्री लिखी गई वो लिखी किसने है ना। और जो भी ऑथर्स थे, मैंने क्वेश्चन राइज किया था व्हाट टू राइट व्हाट टू नॉट राइट। उन्हें उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि हिस्ट्री में उन्होंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, क्योंकि उन्हें कौन सा पता था कि आज से इतने साल बाद है ना, 2000 साल बाद पढ़ा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य क्या था, 2500 साल बाद है ना, 250 साल बाद पढ़ा जाएगा मौर्य साम्राज्य क्या था। इतना तो हो ही गया ना, 2500 साल तो हो ही गया ना उसको, अशोका के टाइम एरा को। तो वो चीज़ हम अगर डिफ़ाइन करें तो यही क्वेश्चन है कि हिस्ट्री लिखी कैसे गई। मतलब उन्होंने ये तो नहीं ना, इतना लॉन्ग लास्टिंग तो सोचा ही नहीं होगा कि इतना मतलब दूर अंदेशी सोच के लिखा हो। तो देखो, जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है ना, जो भी ऑथर्स हैं हिस्ट्री के, उनका ना अपना अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग स्कूल ऑफ थॉट है। उनका अलग पर्सपेक्टिव है। देखो, जितनी भी हमारी हिस्ट्री है ना, वो नॉर्मली मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे सोर्सेज पर। हमारे सोर्सेज क्या है? हमारे दो सोर्सेज हैं, एक तो है लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा है आर्कोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ आ गई? इसमें आगे जो हमारा लिटरेचर अवेलेबल है, फॉरेनर्स आ गए हमारे पास, या ट्रैवलर्स समझ लो, है ना। उस टाइम व्लॉगिंग का तो सिस्टम है नहीं था कि कैमरा उठाया, हाँ जी हम ये यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए, ये वो रूलर है, ये वो रूलर है, ऐसे तो था नहीं। फॉरेनर्स थे हमारे पास जो हमारे यहाँ पे विज़िट करते थे इंडिया में, है ना। काफ़ी फॉरेनर्स आए, इवन बतूता आया था, अलबरूनी आया था, है ना, और हिंटी सॉन्ग आया था, और ऐसे ही काफ़ी आए, है ना। तो जो उन्होंने अपनी बुक्स लिखी या उनके जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हमें मिलते हैं, वो एज ए लिटरेरी हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सेकुलर लिटरेचर है हमारे पास, रिलीजियस लिटरेचर है हमारे पास, है ना। और लिटरेचर में हमारे पास क्या अवेलेबल है? हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, हमारे पास उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। देखो, उस टाइम पे जो बुक्स होती थी ना, या कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उस टाइम जो बुक्स होती थी ना, वो ऐसी बुक्स नहीं होती थी कि जो आजकल हम फिज़िकली हम देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं ना। वो उस टाइम की बुक्स ना कुछ अलग टाइप की बुक्स होती थी। जैसे नॉर्मल कोई पेज उठा लिया, है ना, कोई पेपर उठा लिया ना, उस पे लिख दिया। पेपर भी वो कौन से होते थे? वो भोजपत्र वगैरह जैसे थे ना, उसी उसी को मतलब बना बनू के करते थे। या भोजपत्र तो वैसी लीव की एक थी, है ना, लीव्स होते थे, लीफ ही लिख लो चलो। एंड यहाँ पे वो बार्क वगैरह होती है ना, वो जो पेड़ होता है उसका आउटर शेल होती थी, वो लकड़ी पे लिख लेते थे, है ना। वो चीज़ होती थी, या पिलर्स वगैरह होते थे, है ना। यही चीज़ होती थी जिस पे वो लिखते थे। तो वो जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है ना, वो किस कंडीशन में अवेलेबल है? जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी राजा था, है ना, रूलर था,
जो उसका ऑथर था या उसका कोर्टिस था, वो जो डिफाइन करता था या लिखता था अपने राजा के बारे में या अपने रूलर के बारे में, उसने तो उसी का गुणगान करना है ना। तो वो जो चीज़ें थी ना, तो उसको हमने क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास कौन से चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास है आर्कोलॉजिकल साइट्स। आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है ना, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, है ना, पॉटरी आ जाती है, ज्वेलरी आ जाती है ना, सो मैनी। तो जिससे हमें पता चलता था, मतलब जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जिससे हमें ये पता चलता था उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और रिलीजियस कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, मतलब इन रिसोर्सेज से, इन सोर्सेज से ही हमें पता चलता था कि उस टाइम जो भी कंडीशंस थी वो कैसी थी। और हमारे रिसोर्सेज की अगर बात करें, लिटरेरी सोर्सेज की, तो हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स आते थे, है ना। तो उन्होंने जो भी हिस्ट्री फॉलो की, मतलब ऑब्ज़र्व किया, तो वो उनकी बुक्स ना आज हमें हिस्ट्री में हेल्पफुल हैं वो। जैसे सोर्सेज के नाम पे बहुत सारे ऑथर्स, कोर्ट के ऑथर्स जो है ना, उस टाइम जो भी रूलर था उनके कोर्ट ऑथर्स जो थे वो थे, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ की। संस्कृत मेजरली चलती थी, है ना। प्राकृत जो थी वो भी हमें देखने को मिलती है ना। और ऐसे ही जैसे बहुत से फॉरेनर आए हमारे यहाँ पे, है ना, तो वो फॉरेनर्स ने यहाँ पे कौन कौन सी मतलब लैंग्वेजेस लिखी होगी। एक तो जो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी जो अपने साथ लेकर आए, वो फॉरेन लैंग्वेज ही होगी कोई, है ना। फॉरेन लैंग्वेज लेके आए वो अपने साथ। संस्कृत उन्होंने फॉलो की होगी, है ना। तो उन्होंने ये संस्कृत से अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा। तो क्या वो चीज़ डिफाइंड है कि वो जो भी संस्कृत उन्होंने जैसे अंडरस्टूड किया वो एज इट इज़ लिख दिया, कि वो चीज़ बिल्कुल सही होगी, है ना। तो ये बात है। ऐसे ही हमें बहुत सी बुक्स मिलती हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं, है ना। जैसे एक हमें मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रीक से आया हुआ एम्बेसडर था, मेगास्थीन्स। ठीक है, ये था ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, तो ये क्या था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब एरा में आया था, तो इसी के दरबार में काम करता था। ठीक है, इसकी एक लिखी हुई बुक है इंडिका। तो माना जाता है कि जो इसकी बुक थी ना, ओरिजिनल कॉपी थी जो, उससे बहुत सारी कॉपी हुई। किसी ने दो, तीन, चार, पता नहीं कितनी कितनी कॉपी हुई। बट जो ये वाली थी ना, ये अवेलेबल ही नहीं है। ये खो गई उस टाइम पे, मतलब कब खोई वो उसका कोई मतलब डिटेल नहीं है। बट है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी मिली नहीं बाद में। ठीक है, तो अब अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली तो हम क्या माने कि जो ये इसका मतलब कॉपी किया होगा, सेकंड या थर्ड जितनी भी कॉपीज़ हुई, वो एज इट इज़ होगी वो, नो डाउट वो सेम कैसे होगी। उसमें कुछ जिस जो भी ऑथर था उसने कुछ अपना मसाला तो ऐड किया होगा ना उसमें। तो जो ये वाला था,
ये हिस्ट्री का क्या था, प्राइमरी सोर्स था हमारा, और जो ये वाला था ये सारा सेकेंडरी सोर्स था, है ना। तो प्राइमरी सोर्स क्या है हिस्ट्री के, कुछ सेकेंडरी सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, है ना। तो यही बात हमने जो पहले की थी कि कोई भी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी किसी रूलर की ओर से लिखवाई जा रही है, जैसे है ना मेगास्थनीज ने लिखी, तो वो चंद्रगुप्त के बारे में कुछ गुड गुड थिंग्स ही लिखी होगी ना उसने उसने ऐसा तो है नहीं कि उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी होगी। और वो उसी के एम्बेसडर, मतलब उसी के राज में एम्बेसडर था, तो उसने उसके बारे में कुछ गलत लिखने अपनी गर्दन थोड़ा मुड़वानी थी, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि लिटरेचर के जो भी है ना वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशंस है, वो यही लिमिटेशंस है कि जो भी बंदा लिख रहा है ना, जो भी ऑथर लिख रहा है उसका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। कोई भी ऑथर है, कोई भी बायोग्राफी लिखी जा रही है किसी पे, उसका अपना स्कूल ऑफ थॉट है। तो उसका जो मतलब क्रॉस चेक का कोई है ही नहीं, कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए जो हम बात करते हैं ना कि हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज की, उसके ये ड्रॉबैक्स और कुछ लिमिटेशंस हम हैं इसमें। तो अब इन ड्रॉबैक्स को मतलब लिमिटेशंस को हमें क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स या आर्कोलॉजिस्ट साइट्स, ठीक है। तो उससे हम जो भी देखते हैं दीवारों पे, पत्थरों पे या पिलर्स पर, है ना, हमें क्या क्या चीज़ मिलती है ना, कॉपर प्लेट्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं कुछ किसी के मैसेजेस देखने को मिलते हैं, किसी रूलर के मैसेजेस, है ना। तो वो चीज़ हमें इस आर्कोलॉजिकल साइट से पता लगती है। जो कॉइन्स वगैरह थे, है ना, उससे पता चलता है कि कॉइन्स कौन सी मेटल के थे, है ना, कौन सा मेटल था उसका कॉइन्स का, तो वो हमें पता लगता है। तो और ज्वेलरी किस टाइप की चल रही थी उस टाइम, है ना, पॉटरी कैसी थी, है ना। तो अगर हम इससे पहले स्टोन एज की बात करें, स्टोन एज में या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, उस टाइम पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज तो है ही नहीं कोई, ये तो अवेलेबल ही नहीं है ना, इसमें कोई लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हमें वो समझ नहीं आ रहा, वो क्या कुछ मूर्तियाँ सी बना रखी हैं, किसी पे वो पंछी जैसी बना रखी है, किसी पे कुछ बना रखा है, किसी पे कुछ बना रखा है। तो वो तो हमें आर्कोलॉजिकल साइट से ही मिलती है ना आके कि भाई ये एक टाइम था, ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो वही है कि जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जब हम उन्हें कंबाइनली चेकआउट करते हैं ना, तभी हमें डिफाइन होता है कि हिस्ट्री का वो एरा, वो पीरियड कैसा रहा होगा, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री क्या है हमारी, हिस्ट्री इज़ अबाउट सोर्सेज। और है क्या, सोर्सेज के बारे में ही है ना, हमें कौन सा सोर्सेज का, जो भी सोर्सेज हैं वो कहाँ से मिले, है ना। सोर्सेज में हम बात कर ही चुके हैं, लिटरेचर है हमारा, या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है ना। तो लिटरेचर का तो हमने देख लिया कि लिटरेचर में बुक्स आ गई, उसके बाद ऑथर्स आ गए, है ना, बुक्स आ गई, उनके ऑथर्स आ गए। और ऑथर्स में अभी क्या आ गया, ऑथर्स में फॉरेनर्स आ गए या लोकल ऑथर्स आ गए, है ना। और रिलीजियस लिटरेचर आ जाता है हमारे पास, है ना। रिलीजियस लिटरेचर में जैसे आ गया जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म,
है ना। तो जो रिलीजियस लिटरेचर है वो जैनिज़्म का है या बुद्धिज़्म का है, वो उस टाइम जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज़, मतलब कुछ भी वर्तारे उस टाइम पे हो रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ हो रही है, तो जो भी ये लिटरेचर लिखा जा रहा है तो वो तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट से ही लिखा जा रहा होगा ना। जैसे हर एक किसी का अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है, तो जो लिटरेचर है ना वो सारा स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड है सारा लिटरेचर, जो भी इसके सोर्सेज हैं। तो जो हिस्टोरियंस थे तो उन्होंने इसी पे अपना विश्वास रखा कि भाई आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की हम बात करते हैं कि शायद ये चीज़ हमें उस टाइम एरा की बात जो भी हो रही है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे। तो आर्कोलॉजी की जब बात करते हैं ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इसकी ना स्टडी की गई, इस पे बुक्स लिखी गई हैं। बुक्स किन्होंने लिखी, मतलब आर्कोलॉजिकल साइट्स की जब स्टडी की है ना, तो उसकी बुक्स लिखी गई कि ये ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमें जब वो मिलते हैं ना, तो उसके बारे में बुक्स लिखी गई, स्टडी हुई, बुक्स लिखी गई। तो बुक्स किन्होंने लिखी, बुक्स लिखी गई मॉडर्न राइटर्स ने। मॉडर्न पीरियड में लिखी गई, मॉडर्न राइटर्स मॉडर्न पीरियड की बुक्स लिख रहे थे। मॉडर्न राइटर्स मॉडर्न बुक्स लिख रहे थे, मॉडर्न पीरियड में कौन सी बुक्स लिख रहे थे, एंशियंट टाइम की, एंशियंट टाइम का एरा, है ना। तो इसी से उन्होंने क्या किया, वो जो बुक्स लिखने वाले थे एंशियंट टाइम की एरा की बुक्स लिख रहे, वो मॉडर्न पीरियड के मॉडर्न राइटर्स थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो उसके एक गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हम इंडिया में आ गए, इंडिया पे अगर रूल करना है तो इसकी सोसाइटी को समझना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, है ना, इसका कल्चर समझना पड़ेगा। तो इन्होंने वो बैकग्राउंड कल्चर समझने के लिए, मतलब कह लो कि जिन्होंने ओरिएंटेड लर्निंग करनी थी, ठीक है, ओरिएंटेड लर्निंग करनी थी, सारा कुछ उन्होंने देखा। तो इन्होंने इनवाइट किया विलियम जोन्स को, विलियम जोन्स को इनवाइट किया, इनवाइटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये आके क्या क्या देखते हैं, विलियम जोन्स आगे यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का सोसाइटी कैसी है, इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जब वो इतना सारा कुछ मैनेज कर रहे थे तो उन्होंने विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का क्या काम था, एशियाटिक सोसाइटी का काम था कि जितनी भी इंडिया की सोसाइटी कल्चरल या उसकी हिस्ट्री है ना, उसके बारे में जितनी भी बुक्स हैं उन्हें कंपाइल करना। तो विलियम जोन्स ने वो कंपाइल किया, बुक्स को कंपाइल किया।
उनकी ओरिएंटेड स्टडी की, लर्निंग ली उन्होंने, मतलब ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये थे विलियम जोन्स क्या थे, ये मॉडर्न हिस्टोरियन थे, मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये काम किसके अंडर कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो एक सिस्टम क्या बना है, एक गवर्नर जनरल आता है वॉरेन हेस्टिंग, वो विलियम जोन्स को इनवाइट करता है, ठीक है। विलियम जोन्स इसके लिए काम करते हैं, तो इनका अपना स्कूल ऑफ थॉट होगा। पहली बात यही है कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया में आई क्या करने थी, उन्हें कौन सा हमने इनवाइट किया था कि भाई आ जाओ हमारे पास, तो बहुत सारा इधर पैसा पड़ा है, आके ले जाओ। ये खुद से ही आए थे ना। आए क्या करने थे, ये पहले ही सोच के आए थे कि हम इंडिया पे रूल करेंगे। तो इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या ही निकलेगा, इनका बेस तो यही निकलेगा ना कि जो आप पे फॉरेनर्स आते थे, आप पे मतलब मार धाड़ करते थे, इन्वेजन करते थे, जहाँ आप पे रूल करते थे, उनका जो रूल करने का स्टाइल था वो ठीक नहीं था। मतलब इनके खुद के भी तो कुछ प्रिजुडाइज होंगे ना। तो इन्होंने यही चीज़ फॉलो करनी है ना, कि इनका मेन मोटिव क्या था, कॉलोनीज में डिवाइड करना, कॉलोनाइजेशन करनी। तो वो कॉलोनाइजेशन का जो कंसेप्ट लेके आए थे वो, तो इन्होंने तो वही चीज़ फॉलो करनी थी ना, कि ये चीज़ हम इंडिया के रूल मतलब लोगों पे रूल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप पे जो रूलर्स रूल करके गए हैं या रूल कर रहे हैं या रूल कर रहे थे, वो उन्हें रूल करना नहीं आता। हमारा जो रूल है वो बिल्कुल अच्छे से होगा। मतलब आपकी जो भी हिस्ट्री है वो ठीक नहीं थी, और हम आप पे जो भी हिस्ट्री लिखनी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका रिलीजियस एंगल कौन सा था, इनका रिलीजियस एंगल कौन सा था। तो इन्होंने तो वो चीज़ क्या करना था, इन्होंने हेट ही पैदा करनी थी ना, बाय पार्टी करना था ना, डिवाइड एंड रूल इनकी तो पॉलिसी थी। हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स, इन्हें डिवाइड ही करना था ना। तो ये वही अगर कंसेप्ट लिखा है, तो इसीलिए इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी इसी बिहार पे लिखी। इन्होंने क्या चीज़ हमें डिफाइन की, एंशियंट जो टाइम था वो किनका था, हिंदुइज्म का। मिडेवल किनका था, मुस्लिम्स का। तो इन्होंने वो जो इनका स्कूल ऑफ थॉट था वो यही था कि आपके ऊपर जितनों ने भी रूल किया वो सही नहीं था। कॉमनली इन्होंने क्या किया, हेट पैदा किया आपस में। तो जब इन्होंने अपनी बुक्स मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लगाई, है ना, एंशियंट इंडिया के मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बाद जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, इंडियन हिस्टोरियंस ने देखा कि भाई जो ये बुक्स हमें दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कंपाइल की गई हैं या पब्लिश हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो तो हम मानेंगे नहीं। तो इसी से एक हमें हिस्ट्री में नाम मिलता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो इन्होंने देखा
कि जितना भी सिस्टम चल रहा है, अगर ये हमें हिस्ट्री सुनाएंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना तो इंडिया की कोई नेशनल मूवमेंट को पॉजिटिवली लिया था, मतलब पॉजिटिव लेके करना ही क्या था, उन्होंने अपना ख़त्म थोड़ा ना करवाना था जो भी उन्होंने रूल कर रहे थे। तो जो भी नेशनल मूवमेंट था वो तो इंडियन हिस्टोरियंस ही देख सकते थे ना, जो भी मूवमेंट्स चल रही थी उस टाइम, वो इनका जो पर्सपेक्टिव था इंडियन हिस्टोरियंस का, वो इनका थोड़ा ना हो सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा वो पर्सपेक्टिव हो ही नहीं सकता था। तो इन्होंने वो पर्सपेक्टिव देखा, इन्होंने इंडिया की ग्लोरी देखी हुई थी, है ना। तो जो ये चीज़ें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से समझ सकती थी। तो उन्होंने देखा, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, कि हमारी हिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें मिसिंग है इसकी, मतलब ये दोनों चीज़ें ही नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें ही नहीं है तो हम जो अपने नई मतलब जनरेशन है उसे हम बताएंगे क्या। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ना, चट्टोपाध्याय, तो उन्हें ना जेम्स मिल की बुक पढ़ाई जा रही थी हिस्ट्री की, तो उन्होंने वो पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इतिहास है ही नहीं, ये हमारी हिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो चीज़ें छोड़कर इंडिया की ग्लोरी और इंडिया की वो चीज़ें मतलब समझी, मूवमेंट्स को समझा। तो इसी से आनंद मठ का उन्होंने मतलब समझ लो कि वो लिखी बुक लिखी है ना, एंड सो और भी बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो जो इंडियन स्कॉलर्स मतलब सामने आए, जो भी प्री इंडिपेंडेंस थे ना, या पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनका अपना अलग स्कूल ऑफ थॉट था। अब इसके बाद अलग एक हिस्टोरियंस आते हैं जिन्होंने कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें हम सिर्फ सोशियो इकोनॉमी और उस है ना, और उसकी सोसाइटी की बात करेंगे, इसकी प्रोग्रेस की बात करेंगे। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था मार्क्सिज्म का, है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि सब इक्वली हो, सब इक्वली चल रहा है, ठीक है। इसके बाद भी दो डिविज़न्स हो रहे हैं इनके, एक तो बन रहा है हैव टू सोसाइटी, और एक हो रहा था हैव नॉट सोसाइटी, जिनके पास संपत्ति थी कैपिटलिस्टिक और जिनके पास नहीं थी वो अरिस्टोक्रेसी। तो ये जो डिवीज़न था, है ना, ये एक डिवीज़न था जिन्होंने कहा कि हम इस वाले डिवीज़न को नहीं लेंगे, उसकी पॉलिटिकल थॉट्स को नहीं लेंगे, ये इसका अलग अपना स्कूल ऑफ थॉट था। सो ऐसे करके हमें, है ना, जो भी हिस्ट्री मिलती है वो अलग अलग टाइप्स की हिस्ट्री मिलती है। जैसे हमने बात की कि एंशियंट में हमें किस टाइप की मिलती थी, मिडेवल में हमें किस टाइप की मिलती थी, है ना, और मॉडर्न एरा में हमें किस टाइप की मिली। मॉडर्न एरा की जो हिस्ट्री थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखी। मिडेवल की जो हमारे पास आते थे इधर ट्रैवलर्स वगैरह आते थे, है ना, ट्रैवलर्स आते थे, है ना, उनकी हिस्ट्री मिलती है। एंशियंट एरा में बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ मिलती हैं, जहाँ अदर देन कुछ
मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, जहाँ पिलर्स पे लिखे हुए मैसेजेस मिलते हैं ना, वो चीज़ें हैं, है ना, या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं। सो ऐसे ही करके हम, ये आज की जो वीडियो का मेन मोटिव था वो यही था कि जो हिस्ट्री की एक स्टोरी है उसे हम कैसे समझ सकते हैं, क्या उसके सोर्सेज हैं, सोर्सेज के यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो थी आज की वीडियो का, हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे फर्दर हिस्ट्री के पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे, है ना। तो आस करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल के वीडियो पे कमेंट करें, हमारे काम को अप्रिशिएट करें, जो हमने ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के जो मतलब चाहवान है बच्चे उनके लिए। तो उसके लिए आप अपना टाइम निकाल के कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।